स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड लेक्चर शुरू करेंगे, वेक्टर का थर्ड लेक्चर। और सेकेंड लेक्चर पढ़ते हुए जब हम क्वेश्चन शुरू कर रहे थे, उसके शुरू में मैंने आपको 7 फार्मूलाज बताए। फिर उन 7 फार्मूलाज के बाद जब मैं उनकी क्वेश्चंस करने लगा तो कुछ फार्मूले बीच में भी आए। वो फार्मूले मैंने आज स्टार्टिंग में ही लिख दिए, 8th, 9th और 10th। अगर आप फार्मूला नंबर 8th, 9th और 10th की बात करें तो ये कल के लेक्चर में यूज हो चुके हैं और 11 टू ऑनवर्ड्स आज यूज होंगे। तो फिर भी मैं 8 फार्मूला दोबारा से पढ़ देता हूं। अगर हमने 3 साइडें बना ली है वेक्टर फॉर्म में, ए बी बी सी और सी, और प्रूव करना है कि वो ट्रायंगल बनाती है या नहीं, तो कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगर उन तीनों का सम 0 के बराबर आएगा, 0 वेक्टर के बराबर आएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों साइड्स ट्रायंगल बनाएंगी। फिर राइट एंगल ट्रायंगल अगर कभी प्रूव करना हो तो वो कैसे हो सकता है? ट्रायंगल प्रूव करने का मेथड तो आपने सुन लिया कि 3 तरह की साइडें बनाइए, ए बी बी सी और सी ए, उन तीनों का वेक्टर फॉर्म में सम कीजिए। अगर वो 0 आ जाए तो वो तीनों साइड्स प्रूव हो जाती हैं ट्रायंगल की। अगर हमें ट्रायंगल की बजाय राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना हो तो ट्रायंगल के बाद राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए आपने जब तीनों साइडें निकाल ली, उनकी लेंथ ही निकालिए और सबसे बड़ी लेंथ को हाइपोटेन्यूज की जगह लिखिए और बाकी दो को बेस और परपेंडिकुलर की जगह। अगर ये फार्मूला s² = b² + p² पाइथागोरस थ्योरम होल्ड हो जाती है, h की जगह बस शर्त है आपको सबसे बड़ी साइड को ही रखना पड़ेगा ट्रायंगल की। अगर ये बराबर आ जाते हैं दोनों साइडें तो आप कह सकते हो कि वो ट्रायंगल नहीं है, वो बल्कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसी तरीके से अगर हमें कभी इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव करना पड़ जाए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूव कीजिए, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए भी रूल है कि आप तीनों साइडें निकालिए, ए बी बी सी और सी ए, फिर तीनों की लेंथ निकाल दीजिए, ए बी की, बी सी की और सी ए की लेंथ, जिसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं, और वो तीनों अगर सेम आ जाए तो आप इस तरीके के ट्रायंगल को इक्विलैटरल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। फिर पैरेललोग्राम के बारे में सुना आपने कि पैरेललोग्राम एबीसीडी दी है अगर, तो उसमें हम क्या करेंगे? तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये हमें पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो उस नॉलेज से अगर वेक्टर फॉर्म में हम इस कांसेप्ट को लिखना चाहें तो डायरेक्शन वाइज भी ध्यान रख के लिखेंगे। अगर हमने पैरेलल साइड्स के नाम बोलने हैं तो एबी, तो इधर से डीसी ही बोलना पड़ेगा। अगर किसी स्टूडेंट ने यहां सीडी लिख दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसी तरीके से अगर आपने बीसी बोला है, इसकी डायरेक्शन का नाम बीसी बोला है इस साइड की, तो आपको इधर से भी एडी ही बोलना पड़ेगा। अगर आपने इधर से डीए बोला तो वो गलत हो जाएगा। तो डायरेक्शंस का वेक्टर फॉर्म में ज्यादा ध्यान रखेंगे। और ये फार्मूलाज का यूज हो चुके हैं और अब हम बात करते हैं आज के फार्मूलाज की। और 11, 12 और 13 फार्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से सुनेंगे। पूरे चैप्टर में फिजिक्स के कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी आपको ये 11, 12, 13 समझ आना चाहिए। तो हम कैसे समझा रहे हैं? हमने एक वेक्टर a एज्यूम कर लिया है, i + j + 2k। मैं कैप साथ में नहीं बोल रहा हूं, वैसे बोलना चाहिए i कैप + j कैप + 2k कैप, लेकिन मैं बोलता हूं i + j + 2k। और एक वेक्टर b दिया हुआ है, सेकंड वेक्टर को 3i + 2j - k। तब हमें उसके बाद अगर ये दो वेक्टर दे दिए जाए और हमें कहा जाए कि आप डॉट प्रोडक्ट कीजिए, डॉट प्रोडक्ट का एक नाम और भी है, उसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, या फिर हमें कहा जाए उसकी क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट का एक दूसरा नाम है वेक्टर प्रोडक्ट। ये इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से करते हैं वो आपको आनी चाहिए। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम भी आपको ध्यान में रखना है स्केलर प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम भी आपको याद रखना है वेक्टर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का सिंबल भी आपको देख लेना है कि ये इनटू डालना है इस तरीके के। कभी भी अगर इधर भी वेक्टर है, इधर भी वेक्टर है और बीच में ये बिंदु डाला है तो कोई भी स्टूडेंट इसको इनटू नहीं बोलेगा, डॉट बोलेंगे। और अगर ये डाला है तो इस समय भी ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर, और बीच में ये क्रॉस कांटे का साइन डाला है तो इसको आप कोई भी मल्टीप्लाई नहीं बोलेगा, इसको क्रॉस बोलेंगे। तो वेक्टर में आपको ध्यान रखना है कि ये जो फुल स्टॉप टाइप का है ये डॉट बन जाता है, और ये जो एक्स टाइप का है ये क्रॉस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इनके सिंबल्स हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का सिंबल क्रॉस हुआ, एक्स शेप का हुआ, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट का सिंबल फुल स्टॉप टाइप का हो। तो a डॉट b सिखा रहा हूं मैं आपको। तो जब हम a डॉट b बोलेंगे या डॉट प्रोडक्ट बोलेंगे या स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे तो कैसे करेंगे? a की वैल्यू हमने यहां से यूज की, b की वैल्यू हमने यहां से यूज की, और अब इनकी मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं, डॉट सीख रहे हैं। तो जब आप इन दोनों वेक्टर को आपस में डॉट प्रोडक्ट्स करेंगे तो i डॉट i
आपको याद करना है कि 1 होता है, और जे डॉट जे भी 1 होता है, के डॉट के भी 1 होता है, ये आपको याद करना है। और अगर ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स आ जाए, आई डॉट जे या फिर जे डॉट के या फिर के डॉट आई, तब 0 होता है। तो सेम यूनिट वेक्टर्स की डॉट 1 होती है और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स की डॉट 0 होती है, ये आपको याद करना है। तो आई डॉट आई ये भी एक फार्मूला हो गया, 13 फार्मूला मार्क किया मैंने इसको। आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के तो 1 होते हैं, तो उस नॉलेज से जब ये आई से मल्टीप्लाई होगा तो आई डॉट आई 1 होता है, तो बाहर इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका 1 है, तो 3 बन जाए 3 लिख दिया गया। और अगर मैं आई को जे से करता हूं तो वो 0 होता है, मैंने यहां लिखा ही नहीं। आई को अगर मैं के से करता हूं तो आई और के की मल्टीप्लिकेशन भी 0 होती है, वो मैंने नहीं लिखी। फिर जे को अगर मैं आई से करता हूं तो वो भी नहीं लिखी, और जे को अगर जे से करता हूं तब 1 आएगा, क्योंकि जे डॉट जे 1 होता है। तो जे का कोफिशिएंट यहां 1 है और यहां 2 है, तो इसलिए हमने +2 लिख दिया। और इसी तरीके से अगर मैं जे को के से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो 0 है, तो मैंने यहां मेंशन नहीं किया। फिर के को आई से करता हूं तो वो 0 है। के को अगर हम जे से डॉट करते हैं वो भी 0 है। के को के से करते हैं तब 1 होता है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, तो आपका -2 बना। तो 2 से -2 कैंसिल होने के बाद आपके पास बैलेंस बचा 3। तो इस तरीके से आपको a डॉट b की वैल्यू मिली 3। लेकिन एक फार्मूला बीच में यूज हुआ, वो आपने सीख लिया है कि i डॉट i 1 होता है और i डॉट j 0 होता है। फिर हम एक b डॉट a करके दिखाते हैं आपको। तो इसको कोई भी b इनटू a नहीं पड़ेगा, b डॉट a पढ़ेंगे। b के लिए हमने यहां से वैल्यू ली और a की वैल्यू भी हमने यहां से ली और डॉट शुरू किया। कॉन्सेप्ट यही लगा रहे हैं कि i डॉट i 1 होता है और i डॉट j 0 होता है, मीनिंग सेम यूनिट वेक्टर्स हैं तो उनकी डॉट 1 होती है, और डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स हैं उनकी डॉट हमेशा 0 होती है। उस कॉन्सेप्ट को लगाते हुए जब हम दोबारा से शुरू करते हैं तो i डॉट i 1 बनेगा, तो उस नॉलेज से आपको 3 दिख रहा है, और j डॉट j भी 1 बनेगा, उस नॉलेज से आपको 2 दिख रहा है, और k डॉट k भी 1 बनेगा, उस नॉलेज से -1 और +2 दिख रहा है, और ये 2 से 2 कैंसिल होने के बाद आपको बैलेंस 3 मिलता है। तो चाहे आप a डॉट b करें चाहे आप b डॉट a करें, तो हर बार आंसर 3 आता है। तो मैं आपको इस कंक्लूजन पे ले जाना चाहता हूं इस दोनों एग्जांपल से कि a डॉट b और b डॉट a में कोई फर्क नहीं होता, दोनों आंसर सेम होते हैं। और आप देख रहे होंगे कि जब हमने दो वेक्टर्स की डॉट की तो आंसर में वेक्टर नहीं आया, तो आंसर में एक स्केलर यानी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए इसका डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम रखा गया स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मींस स्केलर, स्केलर मींस कांस्टेंट। तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ना उसके साथ i कैप है ना उसके साथ j कैप है ना के, तो हमेशा ही ऐसे होगा जब आप डॉट करेंगे तो सिर्फ एक कांस्टेंट आंसर आएगा, इसलिए डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट भी कहलाता है। याद रखेंगे आप, तो कंक्लूजन भी याद रखेंगे आप, a डॉट b और b डॉट a में कोई फर्क नहीं होता है, चाहे आप a डॉट b करें और चाहे आप b। सिंपल मैथमेटिक्स ये होल्ड होता है, 4 into 5 करें तब भी 20 होता है, 5 into 4 करें तब भी 20 होता है। तो यहाँ पर भी ये वेक्टर में भी ये कांसेप्ट होल्ड हो रहा है, a डॉट b और b डॉट a डॉट प्रोडक्ट पे होल्ड हो रहा है। अब क्रॉस प्रोडक्ट समझते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का सबसे पहले दूसरा नाम याद कीजिए, इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, और इसका सिंबल याद कीजिए, इसको एक्स शेप डालते हैं और इसको कोई भी मल्टीप्लाई नहीं पड़ेगा, इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट क्यों स्टूडेंट कहता है कि सर मुझे कैसे पता लगेगा कि इसको इस समय क्रॉस करना है? मैंने सोचा ये एक्स लिखा हुआ है आपने, जब भी लेफ्ट हैंड साइड में एक वेक्टर और राइट हैंड साइड में एक वेक्टर और बीच में एक्स आ जाए तो उस एक्स को आप क्रॉस ही समझेंगे, फिर आप उसको एक्स नहीं समझेंगे। तो ए क्रॉस बी पढ़ेंगे आप इसको। तो a क्रॉस b जब सीखना चाहते हैं तो आप i j के डिटरमिनेंट शेप बना के i j के टॉप पे लिखेंगे, ये एक पैटर्न है क्रॉस करने का। और a के कोएफिशिएंट्स 1 1 और 2 उठा लेंगे, 1 1 और 2, और b के कोएफिशिएंट्स 3 2 और -1 उठाएंगे, वो आपने सेकंड नीचे वाली रो में लिखे, और फिर डिटरमिनेंट को जिस तरीके से आप पहले एक्सपेंड करना जानते हैं बिल्कुल उसी तरीके से एक्सपेंड कीजिए। i को हेड बना के अब जब आप कैंसिल करते हैं पूरी एक रो और पूरी कॉलम, तो वो जो चार मेंबर बचते हैं वो 1 2 2 -1 बचते हैं, वो हमने यहाँ पे लिखे। फिर जब मिडिल टर्म को आप हेड बनाते हैं यानी j कैप को जब आप हेड बनाना चाह रहे हैं तो -j लिखना होता है, ये भी आपको पता है। और फिर जब एक पूरी रो और एक पूरी कॉलम डिलीट करते हैं तो वो जो चार मेंबर बैलेंस बचते हैं वो 1 2 और 3 -1 बचते हैं, वो लिखा हमने। फिर k कैप को जब हमने हेड बना के पूरी एक रो और पूरी एक कॉलम को डिलीट किया तो फिर वो जो चार बैलेंस बचते हैं 1 1 3 2 वो हमने लिखे। फिर उसको एक्सपेंड करना भी आप जानते हैं कि 3/3 का डिटरमिनेंट श्रिंक होके 2/2 में आ जाता है। फिर 2/2 से वो राइट हैंड माइनस लेफ्ट हैंड कांसेप्ट को यूज करते हैं। तो राइट हैंड आपको दे रहा है -1 और लेफ्ट हैंड आपको दे रहा है -4, तो यहां से -1 -4 और साथ में i लगा दिया गया, पीछे लिखने की बजाय आगे लिखने की बजाय अब हमने पीछे लिख दिया। और -j
माइनस कहीं पे लिख दिया और जे पीछे जे कैप पीछे लिखा दिया, और राइट हैंड से -1 और लेफ्ट हैंड से -6 बनता 6 है लेकिन -6 कर दिया गया। फिर यहाँ पे लिखते हैं तो 2 -3 लिख दिएगा और साथ में के कैप लिखा, और इसका बैलेंस बचता है -5 है, इधर से बैलेंस -7 और ये बाहर का माइनस +7 जे कैप हो जाता है और माइनस के। इसी तरीके से मैं आपको बी क्रॉस ए सिखाऊंगा। तो अब बी क्रॉस ए करना है तो आज आपको फर्स्ट टाइम बी के कोफिशिएंट लिखने होंगे और नीचे वाली जगह पे आपको ए वाले कोफिशिएंट लिखने होंगे। तो हम आई जे के ऊपर लिख देंगे, डिटरमिनेंट शेप बना देंगे और बी के कोफिशिएंट्स उठाने का मीनिंग है 3 2 -1। आज आपको फर्स्ट टाइम मतलब फर्स्ट रो में कह लीजिए, सेकंड रो में कह लीजिए, आप इसमें लिखेंगे और ए बाद में लिखें तो आपको ए के कोफिशिएंट नीचे लिखने हैं। तो 1 1 और 2 आप यहां पे लिखें। फिर जब इसको भी आप एक्सपेंड करेंगे बिल्कुल यही मेथड यूज करके, तब आपका आंसर ये आएगा। तो आप इन दोनों आंसर्स को ऑब्जर्व कीजिए, क्या डिफरेंस फील कर रहे हैं आप डिफरेंस फील कर रहे हैं कि साइन में फर्क आ रहा है। तो -5i आपका +5i बन जाता है और +7j -7j बन जाता है और -k +k बन जाता है। तो यहां से क्या कंक्लूजन आपके माइंड में सेटअप बनता है कि a क्रॉस b और b क्रॉस a में माइनस का फर्क आ जाता है। तो आपको अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो आपका ये बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो a डॉट b और b डॉट a में कोई फर्क नहीं होता, ये आपने याद कर लिया, और क्रॉस करते हुए माइनस का फर्क आ जाता है। तो आपको अगर a क्रॉस b कहा गया तो आप पहले a के कोफिशिएंट लिखेंगे बाद में b के, और b क्रॉस a कहा जाता है तो पहले b के कोफिशिएंट लिखेंगे बाद में a के, और इससे फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ इज होल्ड ऑन द डॉट प्रोडक्ट एंड कम्यूटेटिव लॉ इज डज नॉट होल्ड ऑन क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो ये रहा हमारा 11th फार्मूला, ये हमारा 12th और ये हमारा 13th। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आगे फार्मूलों की डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट फार्मूला 14th फार्मूला स्टूडेंट्स। अभी जो प्रीवियस स्लाइड में अभी हमने 11th फार्मूला किया था उसको मैं किसी दूसरे ढंग से भी आपको समझाना चाहता हूँ। तो उसका एक सेकंड व्यू वो क्या है कि आपको उस समय मैंने ये एग्जांपल लेके समझाया था और बी और मैंने a डॉट बी आपको सिखाया। जब हमने ये दो एग्जांपल लिए थे, a को ये मान के और b को ये मान के, तो यहाँ पर a लिखा था, यहाँ पे b, और जब हम इनको डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे तो हमने ये कॉन्सेप्ट से लगाए थे कि i डॉट i 1 होता है और i डॉट j 0 होता है। मतलब सेम यूनिट वेक्टर के साथ 1 होता है और डिफरेंट यूनिट वेक्टर के साथ 0 होता है। ये कॉन्सेप्ट आपने याद किया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर ये वेक्टर है और मैं इस वेक्टर की डायरेक्शन रेशियोज पूछूं आपसे, ये भी हमने फार्मूला बताया हुआ आपको, तो डायरेक्शन रेशियो आप यहां से पढ़ते थे 1 1 2 और एरो ब्रैकेट में लिखते थे। तो ये इस वेक्टर की क्या हो जाती थी, डायरेक्शन रेशियोज। तो आपको ये भी याद होगा कि डायरेक्शन रेशियोज के लिए जो अल्फाबेट फिक्स किया गया है मैथमेटिक्स में वो है ए बी सी, ए बी और सी। तो अब मैं इसको इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके बता रहा हूं कि आपको एक थ्योरेटिकली वेक्टर को जब समझना है तो आप ये कह सकते हैं कि ये a है, ये b है और ये c है। i कैप के साथ लिखा हुआ कोफिशिएंट a और j कैप के साथ लिखा हुआ कोफिशिएंट b और k कैप के साथ लिखा हुआ कोफिशिएंट c, क्योंकि ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो आपने यहाँ पे a1 b1 और c1 इसलिए लिखा क्योंकि ये फर्स्ट वेक्टर। फिर हम जब b वेक्टर मान रहे हैं, थ्योरेटिकली समझाना चाह रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे abc ही, लेकिन a2 b2 और c2 क्योंकि ये सेकंड वेक्टर है। तो आप अगर मैं अब आपको समझाऊं कि a डॉट b अब आपको सिखाना है, तो यहाँ पे जब आप a डॉट b सीख रहे हैं तो पूरा वेक्टर पहला लिखेंगे a1 b1 और c1 के साथ i कैप j कैप और k कैप लगाकर, और ऐसे दूसरा वेक्टर भी ये वाला लिखेंगे a b c के साथ। जब आप इनकी डॉट करेंगे तो आपको आइडिया है कि सेम वेक्टर में 1 बोलना है और डिफरेंट वेक्टर्स के यूनिट वेक्टर्स की डॉट में आपने 0 बोलना है। तो सेम वेक्टर्स के साथ आपका a1 और a2 बनता है, सेम वेक्टर्स के साथ आपका b1 और b2 बनता है, और सेम वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट के साथ आपका c1 और c2। सेम वेक्टर नहीं बोलना चाहिए, सेम यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट के साथ 1 बनता है। तो उस नॉलेज से आपका i डॉट i में आपका 1 बना और वो a1 और a2 आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद b1 b2 आया, j डॉट j 1 होता है इसलिए c1 और c2 आया।
तो आप इससे भी समझ सकते हैं कि कभी अगर आपको डॉट करनी पड़े तो आप ऐसा भी याद कर सकते हैं कि अगर आप पहले वेक्टर से a1 b1 और c1 पिक कर लें और दूसरे वेक्टर में से आप a2 b2 और c2 पिक कर लें तो आप ये फार्मूला भी आपकी हेल्प कर सकता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डॉट प्रोडक्ट। तो उसी एग्जांपल को मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, लेकिन डॉट प्रोडक्ट से नहीं, इस फार्मूले की हेल्प से। तो अगर वेक्टर उस समय भी मैंने यही वेक्टर लिया था i प्लस j प्लस 2 के 11वें फार्मूले में भी, तो आज के क्वेश्चन का अगर हम इस वेक्टर में से a1 पिक करें तो 1 है और b1 पिक करें तो 1 है और c1 पिक करें तो 2 है। सेकंड वेक्टर भी हमने यही लिया था वहां पर 11th फार्मूला, पिछली स्लाइड में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं ठीक कह रहा हूं। सेकंड वेक्टर 3i प्लस 2j माइनस k, तो यहां से आपने उठाया a2, ये आपको मिला b2 और ये आपको मिला c2, -1 2 और 3। अब आपने a डॉट b करना है, तो a डॉट b करते समय अब आप i डॉट i 1 होता है, ये कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको एक नया फार्मूला भी मिल चुका है कि इस आइडिया से भी कर सकते हैं a1 a2, तो a1 a2 मतलब 1 into 3, b1 b2 मीनिंग 1 into 2 और c1 c2 मीनिंग 2 into -1। तो अगर आप इसकी भी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका वही प्रीवियस आंसर आएगा जो पहले आया था 3, अब इसका भी आंसर 3 ही आएगा। आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इस तरीके से भी आंसर 3 आता है। तो दो मेथड हो गए अब आपके पास a डॉट b करने के, आप ऐसा भी कर सकते हैं और प्रीवियस वाला मेथड। अगर आप मुझसे पूछना चाहें कि सर बेस्ट कौन सा है तो मैं कहूंगा 11। ये आपको तब यूज करना चाहिए जब आप वेक्टर चैप्टर ना कर रहे हो। अभी आप वेक्टर चैप्टर कर रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आप उसी ढंग से करें। आगे सीखते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट को बाय डेफिनेशन फार्मूला भी एक बनाया गया कि डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट का डेफिनेशन फार्मूला क्या होता है। इसको डेफिनेशन फार्मूला बोलते हैं a डॉट b इक्वल टू a की लेंथ b की लेंथ और cos थीटा। a मॉडुलस लेंथ और तीसरा नाम है इसका मैग्नीट्यूड। आप a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा भी बोल सकते हैं, a की लेंथ b की लेंथ cos थीटा भी बोल सकते हैं, a मॉडुलस b मॉडुलस cos थीटा भी बोल सकते हैं। और जब आप यही फार्मूला क्रॉस प्रोडक्ट में बाय डेफिनेशन सुनते हैं तो a क्रॉस b का फार्मूला होता है a की लेंथ b की लेंथ sin थीटा और साथ में n कैप n यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले जब मैं प्लस 2 में था तो मेरे को ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि डॉट में कोस आएगा या क्रॉस में कोस आएगा, मैं ये कंफ्यूज हो जाता था। आज याद किया तो 2-3 दिन में मैं इसको भूल जाता। लेकिन अब मैं आपसे शेयर करूंगा जिससे आपको हमेशा याद रह सकता है, जिससे मैं भी याद रखता हूं और आप भी याद रखेंगे। अगर हम ये डॉट है, अगर हम इस डॉट को हवा भर दें तो जैसे ही हम इस डॉट में हवा भरने शुरू करेंगे तो ये ओ शेप ले लेगा। तो डॉट से इनलार्ज रूप इसका ओ हो गया तो ओ कॉस में आ गया, तो इसलिए डॉट का ओ के साथ लिंक है यानी कॉस के साथ। अगर हम डॉट वाले में साइन सोचेंगे तो साइन में कहीं भी ओ नहीं है, तो इसलिए आपको पता लगेगा कि डॉट में तो कॉस ही आएगा, साइन नहीं आना चाहिए। तो अगर आपको उधर का याद हो जाता है तो क्रॉस आपको फिर अपने आप याद रहेगा कि क्रॉस में फिर साइन आएगा। तो मेरे ख्याल से ये काफी है आपके लिए। तो a डॉट b सीखते हैं तो a की लेंथ b की लेंथ cos थीटा, और यहाँ पे a क्रॉस b सीखते हैं तो a की लेंथ b की लेंथ sin थीटा और साथ में यूनिट वेक्टर। ये फार्मूला मैंने आपको बताया जरूर है, लेकिन सिर्फ पूरे चैप्टर में 2-3 ही क्वेश्चन है जहां पे ये यूज होता है, तो मैंने लिख दिया पीछे रियरली यूज्ड फार्मूला। ये बहुत कम यूज होता है, असल में ये फार्मूला इस फॉर्म में यूज होता है a की लेंथ a क्रॉस b और उस पूरे की लेंथ। तो तब ये फार्मूला सिर्फ इतना सा रह जाता है a की लेंथ b की लेंथ और sin थीटा। ये फार्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि वो n कैप कहाँ गया। जैसे ही हम यहाँ पे लेंथ लगाते हैं तो a की लेंथ तो पहले से लेंथ है, b की लेंथ भी पहले से लेंथ है, sin थीटा भी ठीक है। जब हम यूनिट वेक्टर की लेंथ निकालते हैं तो आपको पता है कि यूनिट वेक्टर की लेंथ लगाते ही वो 1 हो जाती है, तो इसलिए वो आपको n कैप दिखना बंद हो गया। तो आप इसको ऐसे ज्यादा याद करेंगे, a क्रॉस b में लेंथ भी है, a डॉट b में लेंथ नहीं है, तो a क्रॉस b की लेंथ का फार्मूला होता है a की लेंथ b की लेंथ और sin थीटा। और अगर कभी आपको दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो, टीचर कहे कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, ये वेक्टर a दे दे, ये वेक्टर b दे दे और आपको कहे इन दोनों के बीच में एंगल निकालिए, तो आप cos थीटा की हेल्प से भी निकाल सकते हैं और sin थीटा की हेल्प से, दोनों में से किसी भी ढंग से।
लेकिन अगर स्पेशली वो कह देता है फाइंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, तब आपको यही लगाना पड़ेगा। और बोलते हैं फाइंड द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, तब आपको यही लगाना पड़ेगा। लेकिन वो बोलता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर, तो आप कॉस से कैलकुलेट कर सकते हैं और साइन से। तो यहाँ पे भी मैं सजेशन देना चाहूंगा, अगर हमारे पास सिर्फ एंगल पूछता है तो मेरे ख्याल से आपको कॉस लगाना चाहिए, क्योंकि क्रॉस करने में टाइम लगता है, डॉट करना बहुत इजी होता है, वो वर्बल हो जाता है। और क्रॉस करना इजी नहीं होता, वो डिटरमिनेंट शेप बनानी पड़ती है, उसे कैलकुलेट करना पड़ता है, टाइम ज्यादा लगता है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट ज्यादा इजी होती है, तो मैं मानता हूं कि आपको कॉस से करना चाहिए। लेकिन मैं दोनों सिखा रहा हूं, तो अगर यहां से cos थीटा का फार्मूला बनाना है तो आपको बोलना पड़ेगा a डॉट b अपॉन ये दोनों मेंबर्स इसके अपॉन में आ जाएंगे, एक ही लेंथ लिखना है। तो ये इस फार्मूले को याद करने का फर्स्ट व्यू है, और इसी को इस वाले पैटर्न से अगर याद करना है तो a डॉट b का अब आपने एक नया फार्मूला भी याद कर लिया है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 प्लस प्लस डाल के अपॉन एक ही लेंथ कैसे निकालेंगे अगर आपने ये याद किया तो a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर और c1 का स्क्वायर और होल का रूट। ये आपको लेंथ निकालनी, इससे पिछले लेक्चर में मैंने सिखाई थी। b की लेंथ निकाल रहे हैं तो आप इसमें देखेंगे a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर सबको ऐड करेंगे और रूट डाल देंगे। ये इसी फार्मूले का सेकंड व्यू है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं, दोनों तरीके याद करें तो बेस्ट होगा। फिर अगर यहाँ पे सीखना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे साइन थीटा का फार्मूला बनाना हो तो आप वो भी अपने देख रहे होंगे, a क्रॉस b की लेंथ ऊपर आ जाएगा और a की लेंथ और b की लेंथ नीचे आ जाएगा। लेकिन इसको इस व्यू में मैं नहीं बता सकता क्योंकि a क्रॉस b इजी नहीं होता, वो थोड़ा मुश्किल लगता है, तो इसलिए आप इसके लिए तो ऐसे ही याद करेंगे, लेकिन इधर आप दो व्यूज याद करेंगे, बिना डॉट के भी और इस पैटर्न से भी और इससे भी। राइट, अब ये क्या सिखाया मैंने बीच में, ये भी सीखते हैं। ये एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि i, जैसे आपको याद कराया कि i डॉट i क्या देता है तो 1 देता है, i डॉट j क्या देता है 0। तो यहाँ पे i क्रॉस j क्या देगा या j क्रॉस k क्या देगा और k क्रॉस i क्या देगा, तो वो भी आप सीखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है। और अगर i क्रॉस i हो तो वो क्या देगा, वो मैंने बताया नहीं है पर मैं अभी आपको बता सकता हूँ कि कैसे करते हैं कैलकुलेट। तो सीखते हैं i क्रॉस j सीखना है। तो आप पहले तो ये समझ लें कि i क्रॉस j, जब यूनिट वेक्टर्स की क्रॉस सिखा रहा हूं मैं आपको, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए जहां x एक्सिस होता है वहां i कैप होता है, जहां y एक्सिस होता है वहां j कैप होता है और जहां z एक्सिस होता है वहां k कैप होता है। वेक्टर चैप्टर के अकॉर्डिंग ऐसे समझते हैं। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर कर रहे हो तो इसको x एक्सिस y एक्सिस और इसको z एक्सिस x y, तो वही काम i कैप j कैप और k कैप। तो मतलब यहां से आपको इस बात से मैं ये समझाना चाहता हूं कि इनडायरेक्टली आपको इस पिक्चर से ये क्लियर होगा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि i वेक्टर और j वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो आपको अपने आप समझ आना चाहिए कि आपको 90 बोलना है। j और k के बीच में बोलूं तो 90 बोलना है, k और i के बीच में बोलूं तो 90 बोलना है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है ये तीनों एक्सिस। तो इसलिए आप i j k में जिन भी दो में एंगल्स आपसे पूछो हमेशा आप 90 ही बताएंगे। तो i क्रॉस j अगर आप सीखना चाहते हैं विदाउट लेंथ के, मैंने यहाँ लेंथ नहीं डाला तो आप इसको यूज करेंगे, अगर मैंने यहाँ लेंथ डाला था तो आप ये फार्मूला यूज करते। तो आपको फर्स्ट की लेंथ लिखना है तो आप i कैप की लेंथ लिखेंगे, सेकंड की लेंथ लिखना है तो आप j कैप की लेंथ लिखेंगे, और फिर थीटा लिखने का मतलब बनता है i और j में एंगल पूछ रहा हूं मैं आपसे, तो i और j में बीच में जब मैं एंगल पूछ रहा हूं तो आप 90 फिल करेंगे। और यहाँ पे अब आपको समझ आएगा कि n कैप का क्या मीनिंग है, कि अब आपको यहाँ पे एक तीसरा वेक्टर लिखना है जो पहले दो वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता हो। ये एक रूल हुआ कि a क्रॉस b करते हुए यहाँ n कैप लिखने का मीनिंग ये है कि एक तीसरा यूनिट वेक्टर जो a के साथ भी परपेंडिकुलर है और b के साथ भी परपेंडिकुलर है। तो मतलब अगर कोई पूछता है व्हाट इज n कैप, तो मैं बोलूंगा n कैप इज ए वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू a एज वेल एज b। तो एक यूनिट वेक्टर होता है n कैप और वो दोनों के साथ परपेंडिकुलर होता है। तो आज हमने एक ऐसा वेक्टर यहाँ पे लिखना था जो i और j दोनों के साथ परपेंडिकुलर हो, तो आपको k ही लिखना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे k लिखेंगे। तो ये k कैप इज ए दैट यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू i एंड j। और आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा, अगर आपको देखिए समझ नहीं आ रहा तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, इस फार्मूला सेक्शन को 2-3 बार देखिए। अगर हम देखिए ऑनलाइन और फिजिकली आमने सामने बैठने में यही फर्क है कि हम आपकी फेस रीडिंग से देख के समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स को समझ आ रहा है।
लेकिन ऑनलाइन में अब मैं नहीं समझ पा रहा कि आपको एक बार में समझ आ रहा है नहीं, और मैं किसी भी बात को अगर 2 या 3 बार बोलना शुरू करूं ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग में तो वो वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है। तो प्लीज आप इसको समझें, और अगर आपको लगता है कि मुझे एक बार में अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो आप कोई डिसअपॉइंट मत हो, आप उस वीडियो के सेक्शन को, उस हिस्से को 2 बार देख लें, 3 बार देख लें, उससे आपको समझ आने लगेगा। तो अब आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर हमें फिजिकली इंटरेक्शन करके आपको पढ़ा रहा था तो मैं हर चीज को 2-2, 3-3 बार बोलूं तो आपको समझ आएगा, और फेस रीडिंग से भी मैं आपको समझ सकता हूं, लेकिन अब आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना है। तो i क्रॉस j में क्या आया, तो अब i की लेंथ, यूनिट वेक्टर की लेंथ निकालना है तो 1, j वेक्टर की लेंथ निकालना है तो 1, और sin 90 आपको पता है 1। यहां पे अब आप इनटू पढ़ेंगे, अब आप डॉट नहीं पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट पूछेगा मुझे कैसे पता लगेगा इसको डॉट नहीं पढ़ना है इनटू पढ़ना है? सर यहां तो आप इसको डॉट पढ़ रहे थे, यहां भी इसको इनटू पढ़ रहे हैं, शेप तो बिल्कुल वैसी है। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि डॉट तब पढ़ना चाहिए जब लेफ्ट और राइट दोनों साइड वेक्टर्स हो, और बीच में ये डॉट लगाओ, बिंदु लगाओ, फुल स्टॉप लगाओ, तब आप इसको डॉट पढ़ेंगे। लेकिन क्या आपको इधर और इधर दोनों साइड वेक्टर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। आपको इधर अभी एक कांस्टेंट दिख रहा है, इधर भी है, तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस समय आप इसको डॉट नहीं पढ़ेंगे। तो आपको 1 into 1 into 1 और into k पढ़ना है, यूनिट वेक्टर k। तो आपका i क्रॉस j क्या बना? k। तो यहाँ पे i डॉट i या i डॉट j जो हम बनते थे 0, लेकिन क्रॉस में हम तीसरा यूनिट वेक्टर बोलना शुरू करते हैं k। अगर इसका साइक्लिक ऑर्डर बिगड़ जाए, i क्रॉस j की जगह j क्रॉस i आ जाए, तो फिर k तो बोलेंगे लेकिन माइनस j। रीजन है क्योंकि आपको पता है a क्रॉस b और b क्रॉस a में कितना फर्क होता है? माइनस का। तो वही कॉन्सेप्ट है कि अगर i क्रॉस j में k प्रूव कर चुका हूं, तो j क्रॉस i मुझे प्रूव नहीं करना पड़ेगा, मैं इस प्रॉपर्टी से समझा सकता हूं। लिखेंगे k लेकिन माइनस k हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप j क्रॉस k समझेंगे तो i आ रहा है, क्योंकि ये साइक्लिक ऑर्डर में बोल रहा हूं। देखिए मैं साइक्लिक ऑर्डर में बोल के दिखाता हूं, i क्रॉस j, j क्रॉस k, k क्रॉस i। तो ये मेरे साइक्लिक ऑर्डर्स हैं। जब तक मैं अपने साइक्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, i क्रॉस j की बारी में मैं k आंसर निकाल रहा हूं, j क्रॉस k की बारी में मैं i निकाल रहा हूं, और k क्रॉस i की बारी में मैं j निकाल रहा हूं। लेकिन अगर ऑर्डर डिस्टर्ब करेंगे k क्रॉस j, कोई ऑर्डर नहीं होता, तो आपने बोलना i है लेकिन माइनस i, और i और k भी कोई नहीं होता, k और i होता है बल्कि। तो इसलिए j तो बोला लेकिन माइनस j बोलना है। तो ये इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने ये सब फार्मूले सीख रहे हैं। अब एक चीज जो मैं स्किप कर गया, मैंने यहाँ नहीं दिखाई, लेकिन मैं आपको वर्णनी समझाना चाहता हूँ। अगर मैं आपसे पूछ लूं, जैसे मैंने अब आपको यहाँ बताया, सेम वेक्टर की डॉट तो क्या होती है 1, और डिफरेंट वेक्टर्स की डॉट क्या होती है 0। यहाँ आप क्या सीखते हैं कि डिफरेंट वेक्टर्स की जो क्रॉस होती है वो एक थर्ड यूनिट वेक्टर आ जाता है, वो आप समझ रहे हैं क्यों होता है। लेकिन अगर सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो तब क्या आएगा, वो सर ने यहाँ नहीं लिखा, तो मैं अब आपको समझाना चाहता हूँ क्या आएगा। उस समय 0 आएगा। समझाते हैं क्यों? क्योंकि अगर आपको i क्रॉस i समझाएंगे तो यहाँ i की लेंथ, यहाँ पे भी i की लेंथ, और यहाँ पे आप लिखने वाले हैं सेम वेक्टर वर्सेस सेम वेक्टर में एंगल पूछ लूं कि i वेक्टर का i वेक्टर के साथ कितना एंगल है, तो आपको 0 बोलना पड़ेगा। जैसे ही आप sin 0 डिग्री लिखेंगे तो sin 0 डिग्री 0 होता है, तो ये सारी कैलकुलेशन 0 हो जाएगी। तो आपको समझ आना चाहिए कि i क्रॉस j तो भले ही k हो जाता है, लेकिन अगर i क्रॉस i या j क्रॉस j या k क्रॉस k निकाला जाए तो उसका आंसर 0 होगा। वो भी मैं अभी स्लाइड के समय इसमें लिख दूंगा, लेकिन फिलहाल आप याद कर लीजिए कि i क्रॉस i क्या होता है 0। तो सेम वेक्टर वर्सेस सेम वेक्टर की क्रॉस में 0 आता है, और सेम वेक्टर वर्सेस सेम वेक्टर की डॉट में 1 आता है। तो ये रीजन आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि हम डॉट में कॉस लाते हैं, तो कॉस लाते हैं तो कॉस 0 डिग्री 1 होता है, और जब हम क्रॉस कर लेते हैं तो साइन लाते हैं, तो साइन में i क्रॉस j सीख रहे हैं या i क्रॉस i सीख रहे हैं तो वहां 0 एंगल बनेगा, और i क्रॉस j सीख रहे हैं तो वहां 90 बनेगा। तो ऐसे आप थोड़ा बात को समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम कह रहे हैं। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आपने सीख लिया। तो अब आपको मैं 15 फार्मूला भी बता चुका हूं, 16 भी बता चुका हूं। अब 17 फार्मूला समझते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b। एक वेक्टर की प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे निकालनी है, और इसमें कभी-कभी ऐसा भी बोल देता है टीचर, फाइंड द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b। तो दोनों का एक ही मीनिंग है, ओनली प्रोजेक्शन बोलता है या स्केलर प्रोजेक्शन बोलता है। तो इसके लिए आपको a डॉट b बोलना है और नीचे b की लेंथ बोलनी है, और प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a बोलना है, तो ऊपर तो a डॉट b रहेगा, नीचे a की लेंथ रहेगा। इसको याद करने का मेथड ये है कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मैं यूज कर रहा हूं सपोज ये स्टिक और ये ब्लैक बोर्ड, तो इस समय स्टिक की परछाई किस पे पड़ रही है, ब्लैक बोर्ड पे। तो मैं कह सकता हूं कि प्रोजेक्शन ऑफ स्टिक ऑन ब्लैक बोर्ड। प्रोजेक्शन का मतलब आप माइंड में सेटअप लें परछाई,
तो एक शेडो पड़ रही है किसकी, स्टिक की, किसके ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर। तो जब आप किसी चीज की परछाई किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर निकालना चाहते हैं कि वहां पे जाके कितनी लेंथ हो जाती है, कभी वो बढ़ जाती है और कभी वो कम हो जाती है, वो आपको पता है। अगर लाइन बहुत दूर है तो आपकी लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी, जैसा आप देख रहे हो कि स्टिक इस समय लंबी दिख रही है आपको, और जब आप लाइट अगर बिल्कुल पास से लगा दी जाए तो ये स्टिक और छोटी हो जाएगी शेडो में, तो वो शेडो पे फर्क पड़ जाता है। तो अब आप सीख रहे हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ द स्टिक ऑन ब्लैक बोर्ड। तो आप क्या करेंगे, स्टिक डॉट ब्लैक बोर्ड, ऊपर तो हमेशा ऐसे लिखेंगे, लेकिन जिसकी धरती पे वो शेडो की लेंथ नहीं बन रही है तो उसकी लेंथ नीचे लगाएंगे। तो ब्लैक बोर्ड पे बढ़ रही है तो ऑन ब्लैक बोर्ड की लेंथ आएगी, तो नीचे उसकी लेंथ लिखते हैं जिसके ऊपर आ रहा हो। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो बी के ऊपर प्रोजेक्शन पड़ रही है तो इसलिए बी की लेंथ आएगी। प्रोजेक्शन ऑन ए पड़ रही है तो ऑन ए की लेंथ आएगी। तो जिसके धरती पे वो परछाई पड़ती है तो उसकी लेंथ नीचे लगाते हैं और ऊपर हमेशा ए डॉट बी लगाते हैं। मेरे ख्याल से आपको इससे याद रह सकता है। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी या स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी एक ही बात है। प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए या फिर स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, हर बार ऊपर ए डॉट बी और नीचे कभी बी की लेंथ आना कभी ए की लेंथ। रीजन ये है कि ये ऑन ए है तो इसलिए ए की लेंथ होगी, ये ऑन बी है तो यहाँ पे बी की लेंथ होगी। तो मुझे लगता है कि अब आपने फार्मूला कुछ समझ लिए होंगे कुछ हद तक, और आगे कंटिन्यू करते हैं। फार्मूला स्टूडेंट्स 18 और 19 फार्मूला को समझाने के लिए जो बंद करें 18 और 19 फार्मूले के स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू, ए वेक्टर की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ a1 b1 c1 i कैप j कैप k कैप, और b वेक्टर की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, और अब 18 फार्मूला समझा रहा हूँ कि अगर a एंड b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, प्रूव करना पड़ेगा कि ए और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के और वर्ड्स बोल देता हूं, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोनॉर्मल, तीनों एक ही मीनिंग है। तो ए एंड बी अगर परपेंडिकुलर प्रूव करने हो या ऑर्थोगोनल प्रूव करने हो या ऑर्थोनॉर्मल टू ईच अदर प्रूव करने हो, तो ए डॉट बी, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोनॉर्मल टू ईच अदर अगर प्रूव करना हो तो 12th चैप्टर ये सिखाता है कि आप उनकी डॉट करके दिखाइए। अगर उन दो वेक्टर की डॉट मल्टीप्लिकेशन करने से 0 आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि वो दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। और या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, डॉट का मीनिंग होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 वो 0 होनी चाहिए। तो ये 13 चैप्टर में फार्मूला बन के आता है। तो आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। अगर वेक्टर a और वेक्टर b आर पैरेलल टू ईच अदर हो तो आप उनकी क्रॉस को 0 करके दिखाएंगे, लेकिन ओनली 0 नहीं लिखेंगे, 0 वेक्टर। जब आप क्रॉस करेंगे तो 0i प्लस 0j प्लस 0k आना चाहिए। तो a क्रॉस b आप 0 वेक्टर के बराबर प्रूव करके दिखाएंगे। फिर और मेथड भी है 13 चैप्टर के अकॉर्डिंग, आप a1 by a2 कर लीजिए, b1 by b2 और c1 by c2। हर बार रेशो एक जैसी आनी चाहिए। अगर 5 आया तो हर बार 5 आना चाहिए, 1 by 5 आया, 3 by 2 आया, जो भी आया वो हर बार a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 से हर बार रेशियो सेम आई। लैम्डा का मीनिंग हुआ एक कांस्टेंट रेशियो वैल्यू आई, तब भी आप उन वेक्टर्स को कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आएगा। और या फिर तीसरा मेथड ये भी है कि जब दोनों वेक्टर के बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो, a1 a2 हो या b1 b2 और c1 तब भी उन दोनों वेक्टर्स को आप पैरेलल कहेंगे। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तब आप उन वेक्टर्स को पैरेलल कहेंगे कि तब भी वो वेक्टर पैरेलल है। तो पैरेलल प्रूव करने के आपके पास 3 मेथड है। आप उनकी क्रॉस को 0 वेक्टर के बराबर प्रूव कर सकते हैं, आप a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 हर बार रेशियो सेम प्रूव कर सकते हैं, या फिर इक्वल प्रूव कर सकते हैं, a1 a2 के, b1 b2 और c। तो तीनों व्यूज आप लगा सकते हैं। फिर भी अगर आप मेरी प्रेफरेंस पूछना चाहते हैं कि सर हम 12 चैप्टर कर रहे हैं, वेक्टर कर रहे हैं, तो कैसे प्रूव किया करें पैरेलल या परपेंडिकुलर, जब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर, तो मैं चाहता हूं कि आप इस टाइप से 12 चैप्टर के अकॉर्डिंगली करें। अगर आपको पता लगता है कि ये 13 चैप्टर का क्वेश्चन है, फिर आप इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करें। लेकिन अगर आप समझ जाते हैं क्वेश्चन पढ़ के कि ये तो 12 चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आपको नॉर्मली इससे प्रेफर करना चाहिए। अगर आप फिर भी इससे करके आते हैं तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। और ये जो पीछे मैं लिखना भूल गया था वो मैं अब लिख रहा हूँ, a क्रॉस i या j क्रॉस j और k क्रॉस k कितना होता है, 0 होता है। 0 वेक्टर भी कह सकते हैं आप इसको, 0 वेक्टर ही लिखना चाहिए बल्कि मुझे, तो ये 0 वेक्टर होता है।
और ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया था लेकिन लिख नहीं पाया था कि ए बी वेक्टर बी सी और सी ए अगर ये तीन साइडें हो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो हम कैसे प्रूव करके कर पाएंगे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो उनकी तीनों की लेंथ निकाल लेंगे, ए बी वेक्टर की भी लेंथ और बी सी वेक्टर की भी लेंथ और सी ए वेक्टर की, मतलब ये जो साइडें बनाई थी आपने उनकी लेंथ निकाल लेंगे। अगर वो तीनों लेंथ बराबर आई तो आप उनको इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव कर देंगे। और ये कुछ लिखने की प्रिकॉशंस हैं जिससे आपको गुड प्रेजेंटेशन देनी है। तो आप ये प्रेजेंटेशन भी समझें, एडवाइस समझें, आप इसको अवॉइड करें कि क्या नहीं करना क्या करना है। तो वेक्टर ए इज एनी वेक्टर, अगर आपको कह दिया गया हो कि ए इज एनी वेक्टर, यहाँ एनी वेक्टर लिखने का मीनिंग है कि आपको ए की वैल्यू नहीं दी होगी। वेक्टर ए की वैल्यू जैसे 3i + j + k नहीं दी होगी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, वेक्टर ए इज वेक्टर बस ऐसा ही लिखा होगा, ए की वैल्यू आपको देखने को नहीं मिलेगी, तब आपको इस कांसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो एनी वेक्टर, जब कभी ए वेक्टर आपको कोई वेक्टर बता दिया गया कि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो a डॉट a करना है, तो आप उसकी डॉट, जब आपको a की वैल्यू ही नहीं पता कि कितना है वो 3i 4j + 5k, तो अगर पता है फिर तो आप डॉट कर सकते हैं, अगर नहीं पता तो फिर आप उसको कोशिश करेंगे शायद आप ऐसे लिखेंगे। अगर मैं ना टोकता तो आप शायद ऐसे लिखते कि a वेक्टर a डॉट वेक्टर a है तो वेक्टर a की ऊपर स्क्वायर डालते हैं, नॉर्मली जो सिंपल मैथ में होता है। तो लेकिन ये रॉन्ग होगा, वेक्टर चैप्टर के अकॉर्डिंग ये प्रेजेंटेशन बिल्कुल पुअर प्रेजेंटेशन होगी, ये गलत होगा। अगर आपको किसी वेक्टर का स्क्वायर करना है तो लेंथ डालने के बाद उसका स्क्वायर करना है, ये करेक्ट प्रेजेंटेशन होगी। तो आप इसको ध्यान से समझ लें कि वेक्टर चैप्टर में अगर आपको कभी भी स्क्वायर दिखाना है तो आपको लेंथ डालने के बाद स्क्वायर करना है। और उल्टा भी हो सकता है, ये अगर आपके पास किसी वेक्टर का स्क्वायर पहले से है और आप उसको इनटू इनटू करके लिखना चाहते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि लेंथ को ही 2 बार लिखेंगे, वो गलत होगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो जब आप उस स्क्वायर को सिंगल करके लिखते हैं तो वो लेंथ ऑटोमेटिकली हट जाएगी, तो a डॉट a लिखेंगे। तो आप इसको ध्यान से समझ लें, ये भी मैं बहुत यूज करूंगा जब थ्योरेटिकली क्वेश्चंस कर रहा हूं। थैंक यू, ये फार्मूले पूरे हो गए और अब मैं इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो 12.5 एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में करता हूं। थैंक्स।